श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमामि। हम सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। भारतीय शास्त्र परंपरा में भाषा, काल और गणना, इन तीनों का अत्यंत सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक समन्वय देखने को मिलता है। प्रस्तुत ग्रंथ सुर भारती ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित एवं अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है, जिसका उद्देश्य ज्योतिष, पंचांग, विज्ञान तथा उसके संबंध सिद्धांतों को क्रमबद्ध एवं सुबोध रूप से प्रस्तुत करना है। इस ग्रंथ का आरंभ नक्षत्र वारजन्य सर्वार्थ सिद्धि योग से होता है, जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किस नक्षत्र और किस वार के संयोग से कौन सा कार्य सर्वथा सिद्धि प्रदान करता है। इसके पश्चात अन्य शुभ योगों का विवेचन किया गया है, जिससे साधक एवं कर्मकर्ता को निर्णय में सहायकता प्राप्त होती है। आज हम जिस ग्रंथ का दर्शन कर रहे हैं वो है व्यावहारिक ज्योतिष सर्वस्वम। इनके लेखक और व्याख्याकार है पंडित देवचंद्र झा, और यह ग्रंथ चौखंबा सुर भारती प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हमें 200 से ज्यादा प्रश्न और उसके उत्तर हमें यहां विस्तार से प्राप्त हो जाते हैं। और ज्योतिष का ग्रंथ है, इसलिए इसमें जो उसके फल है वो भी हमें यहां दर्शाए गए हैं। इसमें प्रथम स्कंद पंचांग स्कंद आता है, देखते हैं उसमें क्या क्या आता है। यह स्कंद ज्योतिष की आधारशिला है, क्योंकि पंचांग के बिना न तो मुहूर्त संभव है, ना ही जातक विचार और ना ही गोचर तथा वर्षफल। इस स्कंद में व्यावहारिक एवं विस्तार पूर्वक उसका विवेचन किया गया है, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण यह बताए गए हैं। तिथि की गणना शुक्ल कृष्ण पक्ष का महत्व, तिथियों का स्वभाव, शुभ अशुभ कर्मों में तिथियों की भूमिका तथा तिथि वृद्धि एवं क्षय का प्रभाव यह क्या होता है, इसमें विस्तार से प्राप्त होता है। फिर आता है वार। वारों में 7 वारों के ग्रह स्वामी, उनके गुण धर्म, वार अनुसार कार्य सिद्धि तथा वार और दोषों का निराकरण, यह विस्तार से यहां हमें प्राप्त होता है। फिर आता है नक्षत्र। 27 नक्षत्रों का चरित्र, देवता, उनका स्वभाव, नक्षत्रों के अनुसार कार्य चयन, नक्षत्र दोष एवं नक्षत्र बलाबल, यह हमें यहां विस्तार से प्राप्त होता है। फिर आता है योग। 27 योगों की परिभाषा, शुभ अशुभ उनके योग, योगों का जीवन पर प्रभाव तथा योग दोष से बचने की विधि, यह भी यहां विस्तार से हमें प्राप्त होता है। फिर आता है करण। स्थिर एवं चर करण, करणों की प्रकृति तथा करणानुसार कार्यों की उपयुक्तता। इस स्कंद का उद्देश्य यह है कि पाठक पंचांग देखकर स्वयं निर्णय ले सके, न कि केवल पंचांग पर निर्भर रहे। फिर आता है द्वितीय स्कंद, मुहूर्त एवं स्कंद। यह स्कंद जीवन के शुभारंभों का मार्गदर्शन करता है। इसमें समय की शक्ति को समझाकर उसे अपने पक्ष में उपयोग करने की विधि बताई गई है। इस स्कंद में मुहूर्त का तात्विक अर्थ समय केवल कड़ी नहीं बल्कि चेतना की तरंग है, इस सिद्धांत को यहां विस्तार से प्रकट किया है। फिर आता है शुभ एवं अशुभ मुहूर्त। विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, यात्रा, व्यापार, शिक्षा, नौकरी आदि के लिए उपयुक्त मुहूर्त यहां हमें विस्तार से प्राप्त होते हैं। फिर आता है दोष युक्त काल, जिसमें राहु काल, यमगंड, गुलिक काल, भद्रा, पंचक, रिक्ता तिथि आदि का उनका प्रभाव क्या होता है, यह भी यहां विस्तार से हमें प्राप्त होता है। फिर आता है मुहूर्त दोष और समन। यदि शुभ मुहूर्त न मिले तो मंत्र, दान, ग्रह पूजन आदि द्वारा दोष निवारण की विधियां, यह स्कंद गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है और साधारण व्यक्ति को भी मुहूर्त ज्ञान में आत्मनिर्भर बनाता है। फिर आता है तृतीय स्कंद, जातक स्कंद।
यह ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण एवं विस्तृत स्कंध है, क्योंकि यही मनुष्य के जन्म, जीवन, कर्म और भाग्य का विश्लेषण करता है। इस स्कंध में कुंडली निर्माण की विधि, जैसे जन्म तिथि, समय, स्थान के आधार पर सही ग्रह एवं ग्रह स्थिति निकालने की प्रक्रिया, लग्न कौन सा है, कहां पे आएगा, उसकी पूरी प्रक्रिया यहां हमें प्राप्त होती है। फिर आता है ग्रहों का फलादेश। सूर्य से लेकर शनि तक राहु, केतु सहित सभी ग्रहों के शुभ और उनके अशुभ प्रभाव क्या होते हैं, यहां हमें स्पष्ट विस्तार से बताया गया है। फिर आता है भाव विचार। 12 भाव का जीवन से संबंध क्या होता है और धन, विवाह, संतान, रोग, आयु, कर्म, मोक्ष आदि का पूरा विस्तार से वर्णन हमें यहां प्राप्त होता है। फिर आता है योग एवं दोष, जैसे राजयोग, धन योग, दरिद्र योग, पितृदोष, कालसर्प दोष आदि का सरल विवेचन ये किस प्रकार से होते हैं उसका पूरा यहां हमें विवेचन किया गया है कि किस तरह से होता है और उनका क्या क्या फल प्राप्त होता है। फिर आता है उदाहरण सहित फलादेश। यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उदाहरण सहित फलादेश देना यह थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन यहां हमें इसका सरल से दिखाया गया है। केवल सिद्धांत नहीं बल्कि वास्तविक उदाहरणों से समझाया गया फल निर्णय इस प्रकार पूरा यहां हमें प्राप्त होता है। यह स्कंद ज्योतिष सीखने वालों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान माना गया है। फिर आता है चतुर्थ स्कंद, प्रकीर्ण स्कंद। यह स्कंद ज्योति का व्यावहारिक विस्तार है, जिसमें विविध विषयों का समाहित किया गया है। इस स्कंद में वर्षफल विचार, जन्म वर्ष में आने वाले ग्रहों का पूरा विवेचन प्राप्त होता है। फिर आता है गोचर फल। ग्रहों के वर्तमान भ्रमण से जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होता है, यह भी यहां विस्तार से प्राप्त होता है। फिर आता है रत्न धारण। कौन सा रत्न किस ग्रह के लिए कैसे धारण करें, कब धारण करना चाहिए, ये उसका भी पूरा विस्तार यहां से दिया गया है। फिर आता है उपाय एवं शांति। दान, मंत्र, व्रत, रत्न और आचरण द्वारा ग्रह शांति, यह आपको कैसे करना है, कौन सा दान देना है, कौन सा मंत्र लेना है, कौन सा व्रत रखना है, कौन सा रत्न पहनना है और किस ग्रहों की शांति करनी है, यह आपको पूरा यहां विस्तार से प्राप्त हो जाएगा। यह स्कंद पाठक को यह सिखाता है कि समस्या जानने के साथ साथ समाधान उसका कैसे किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष में माना गया है कि उसका समाधान भी हमें कैसे प्राप्त हो। यह चारों स्कंद मिलकर यह ग्रंथ केवल शास्त्र नहीं बल्कि जीवन उपयोगी मार्गदर्शन बनाता है। यह ग्रंथ ज्योतिष को भय नहीं बल्कि बोध और विवेक बनाता है। फिर आता है नष्टे चंद्रवनेश हृदयाधिपतय। जब प्रश्न काल में चंद्रमा निर्बल, अस्त, नीच अथवा पाप ग्रहों से ग्रसित हो जाता है तब प्रश्न का निर्णय केवल लग्न से करना पर्याप्त नहीं माना जाता। ऐसी स्थितियों में चंद्रवश को आधार बनाकर विचार करना आवश्यक होता है। चंद्र मन, हृदय, भावना और चेतना का कारक ग्रह है। इसलिए चंद्र के माध्यम से प्रश्नकर्ता की आंतरिक स्थिति, उनका भय, आशा, संकोच तथा मानसिक द्वंद्व को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। इस विधि से यह जाना जाता है कि प्रश्नकर्ता जिस विषय में प्रश्न पूछ रहा है वह विषय वास्तव में उनके हृदय के कितना निकट है और उनका मन उस विषय को लेकर किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, यहां उसका पूरा विवरण प्राप्त होता है। फिर आता है कार्य सिद्धि। इस अध्याय का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि पूछा गया कार्य सिद्ध होगा या फिर असिद्ध होगा, यानी कि नहीं होगा। यहां लग्न, चंद्र, कार्यभाव के स्वामी तथा कारक ग्रहों की स्थिति का समन्वित अध्ययन किया जाता है। यदि ग्रह बलवान, शुभ दृष्टि से युक्त और अनुकूल स्थिति में हो तो कार्य सिद्धि का स्पष्ट संकेत मिलता है।
यदि ग्रह निर्बल, पीड़ित या परस्पर विरोधी हो तो कार्य में विलंब, बाधा अथवा पूर्ण असफलता की संभावना नहीं बनती है। इस प्रकार यह विषय केवल अनुमान नहीं बल्कि ठोस ग्रह स्थिति पर आधारित निर्णय प्रस्तुत करता है। उसका पूरा ज्ञान हमें यहां से प्राप्त हो जाता है। फिर आता है स्वाधिकार पंच तृतीय बलानी। यह विषय यह निर्धारित करता है कि किस व्यक्ति का अधिकार प्रभावी रहेगा। पंच प्रकार के बल, स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल और नैसर्गिक बल, इनके माध्यम से यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रश्नकर्ता विरोधी या संबंधित व्यक्ति में से कौन अधिक शक्तिशाली स्थिति में है। इन बलों के तुलनात्मक अध्ययन से यह जाना जाता है कि निर्णय, वाद विवाद, मुकदमा या प्रतिस्पर्धा में किस पक्ष की विजय संभवित है। उसका पूरा ज्ञान यहां से हमें प्राप्त हो जाता है। फिर आता है त्रिपता की चक्रम। त्रिपता की चक्रम एक विशेष प्रश्न चक्र है जिसका प्रयोग गूढ़ और गुप्त प्रश्नों में किया जाता है। यह बहुत ही रहस्यमय अध्याय है और बहुत ही गूढ़ अध्याय है। इस चक्र के माध्यम से यह जाना जाता है कि कोई समाचार आएगा या नहीं, यदि आएगा तो किसके माध्यम से आएगा और उसका प्रभाव शुभ होगा या अशुभ होगा। यह चक्र विशेष रूप से आगमन, संदेश, सूचना और अप्रत्याशित घटनाओं के निर्णय में उपयोगी होता है। जैसे कोई घटना घटने वाली है तो यह घटना कैसी घटेगी उसका भी निर्णय आप यहां से ले सकते हैं। फिर आता है अन्यथा आगंतुकस्य आगमनम, यानी जब किसी व्यक्ति के आगमन को लेकर संशय हो कि वह आएगा या नहीं अथवा आएगा तो कब आएगा, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। लग्न, चंद्र और संबंधित भावों के आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि आगमन निश्चित है या फिर अनिश्चित है, शीघ्र होगा या फिर आगमन में विलंब होगा। इससे प्रश्नकर्ता की अनिश्चितता समाप्त हो जाती है और उसे मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है। फिर आता है प्रश्न विचार। प्रश्न विचार संपूर्ण प्रश्न ज्योतिष का मूल आधार है। इसी से हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे प्रश्न काल में प्रश्नकर्ता की स्थिति, उसका मनोभाव, पूछने की भावना और ग्रहों की तत्कालीन स्थिति को देखकर यह उत्तर दिया जाता है। उसका पूरा ज्ञान यहां से हमें प्राप्त होता है। यह विधि यह बताता है कि प्रश्न पूछने का लक्षण स्वयं में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसी क्षण उस ग्रह का संयोग उत्तर को प्रकट कर देता है। फिर आता है वृष सूर्य फलम। जब सूर्य वृष राशि में प्रवेश करता है तब उस काल का प्रभाव कृषि, वर्षा, अन्न, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि वृष राशि से सूर्य की स्थिति समाज, राष्ट्र और सामान्य जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। फिर आता है वर्षेस चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन सब का फल क्या होता है। वर्ष कुंडली में जो ग्रह विशेष वर्षेस बनता है वही पूरे वर्ष का प्रमुख फल देता है। यानी कि वर्ष कुंडली में जो ग्रह वर्षेस बनता है वही पूरे वर्ष का प्रमुख फल प्राप्त कराता है। फिर आता है यदि चंद्र वर्षेस हो तो वर्ष मानसिक रूप से परिवर्तनशील रहता है। यदि भौम वर्षेस हो तो संघर्ष, साहस और भूमि से जुड़े विषय प्रबल रहते हैं। यदि बुध वर्षेस हो तो बुद्धि, वाणी और व्यापार में वृद्धि होती है। यदि गुरु वर्षेस हो तो धर्म, विद्या और संतान सुख बढ़ता है। यदि शुक्र वर्षेस हो तो भोग, वैभव और सौंदर्य का प्रभाव रहता है। यदि शनि वर्षेस हो तो श्रम, विलंब और अनुशासन की प्रधानता रहती है। उसका पूरा ज्ञान हमें यहां से प्राप्त हो जाता है। फिर आता है गोचर फल विचार। जन्म राशि से ग्रह राशि तक ग्रहों का वर्तमान भ्रमण जब
जन्म राशि से देखा जाता है तब जीवन की तत्कालीन परिस्थितियों का सही मूल्यांकन किया जाता है। गोचर के माध्यम से यह जाना जाता है कि वर्तमान समय अनुकूल है या प्रतिकूल है और किन विषयों में सावधानी हमें रखनी चाहिए। फिर आता है गत सूर्य फल, फिर आता है पथिक गमनागमन विचार, फिर आता है संतान संबंधी प्रश्न विचार। इस अध्याय में संतान प्राप्ति, संतान सुख, संतान स्वास्थ्य और संतान से संबंधित बाधाओं का स्पष्ट विवेचन किया गया है। यह विषय विशेष रूप से गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। फिर आता है मानसिक प्रश्नोत्तर विचार। मन में उत्पन्न भय, संशय और द्वंद्व के समाधान के लिए यह विषय अत्यंत उपयोगी माना गया है। फिर आता है आकाशीय संकेत एवं परिवेश फल। सूर्य और चंद्र के चारों ओर बनने वाले वलय, उल्का, धूमकेतु आदि आकाशीय घटनाओं के माध्यम से सामूहिक घटनाओं का संकेत दिया जाता है। इस अध्याय में यह पूरा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। फिर आता है गृह आरंभ, शिलान्यास और विचार। गृह निर्माण के प्रारंभ में शिलान्यास का अत्यंत महत्व होता है, उसका भी पूरा ज्ञान हमें यहां से प्राप्त होता है। फिर आता है सफलो भद्र योग। भद्र योग पंच महापुरुष योग में से एक अत्यंत शुभ योग है। जब बुध ग्रह अपनी स्व राशि मिथुन या कन्या में स्थित होकर लग्न, चतुर्थ, सप्तम अथवा दसम भाव में विराजमान होता है तब भद्र योग का निर्माण होता है। इस योग के प्रभाव से जातक बुद्धिमान, तर्कशील, मधुर वाणी वाला, शास्त्र प्रिय और व्यवहार में चतुर होता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा, लेखन, व्यापार, गणना और बौद्धिक क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त करता है। यदि भद्र योग पूर्ण बल में हो तो जातक समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और उसकी वाणी लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। फिर आता है सफल योग हंस योग। हंस योग भी पंच महापुरुष योग में से एक श्रेष्ठ योग है, उसका पूरा विवरण हमें यहां प्राप्त होता है। फिर आता है मारोग्य योग। मारोग्य योग तब बनता है जब चंद्रमा बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थिर हो और पाप ग्रहों से रहित हो, उसका भी पूरा विवरण हमें यहां प्राप्त होता है। फिर आता है स्त्री जातक अध्याय। स्त्री जातक अध्याय में स्त्री की कुंडली का विशेष अध्ययन किया जाता है। इसमें स्त्री के स्वभाव, उनका विवाह जीवन कैसा रहेगा, संतान, स्वास्थ्य और पारिवारिक स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। फिर आता है पतिव्रता योग, उसका भी पूरा विवरण हमें प्राप्त होता है। सुकन्या योग, फिर सप्तमस्थ ग्रह फलानी, उसका भी पूरा विवरण हमें यहां प्राप्त होता है। वैवध्य योग, अष्टमस्थ ग्रह फलानी, ये सभी योग और भावफल मिलकर यह सिद्ध करते हैं कि जातक का जीवन केवल भाग्य से नहीं बल्कि ग्रहों की सूक्ष्म व्यवस्था से संचालित होता है। इन विषयों का सही ज्ञान जीवन को समझने, सुधारने और संतुलित करने में सहायक होता है। फिर आता है धन भाव विचार। जैसे 12 भाव होते हैं, उसमें से 1-2 भाव का यहां हम आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे पहला आता है धन भाव विचार। धन भाव अर्थात द्वितीय भाव को धन, वाणी, कुटुंब और संचित संपत्ति का भाव माना गया है। इस भाव से यह विचार किया जाता है कि जातक का धन अर्जन कैसे होगा, धन स्थायी होगा या फिर अस्थायी रहेगा, तथा पारिवारिक वातावरण सहयोगी रहेगा या संघर्षपूर्ण रहेगा। द्वितीय भाव में स्थित ग्रह जातक की वाणी के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, जिससे यह जाना जाता है कि व्यक्ति मधुरभाषी होगा या कठोर वाणी वाला होगा। यदि इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो धन, वृद्धि, पारिवारिक सुख और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यदि इस भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो धन हानि, पारिवारिक विवाद और वाणी उनके दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार धन भाव व्यक्ति के आर्थिक आधार और पारिवारिक स्थिरता को समझने का प्रमुख साधन है। फिर इसी तरह तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, इसी तरह पूरा
12 भाव का विवरण हमें यहां विस्तार से प्राप्त होता है, जो अपने आप में अद्भुत है। देखिए, समय स्वयं बोलता है, पर उसे सुनने की दृष्टि हर किसी के पास नहीं होती। ज्योतिष उस दृष्टि का नाम है जो अंधेरों में भी दिशा दिखा सके और अनिश्चितता में भी संतुलन सिखा सके। यह ग्रंथ भविष्य बताने की पुस्तक नहीं है, यह उन नियमों का संकेत है जिनसे समय मनुष्य से संवाद कर सकता है। यहां ग्रह भय कोई नहीं रचते, यहां ग्रह चेतावनी देते हैं और चेतना जागृत करने का कार्य करती है। जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा वह केवल प्रश्न नहीं पूछेगा, वह उत्तर समझना भी सीखेगा। ऐसे आज दुर्लभ ग्रंथ का हमने दर्शन किया है। अगर यह ग्रंथ आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यह ग्रंथ आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम फिर मिलेंगे नए ग्रंथों के साथ। तब तक सबको जय श्री कृष्णा, जय महादेव।